थैंक्स ओमी। अगर तुमने उस दिन माँ को नहीं बुलाया होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। कमरा एकदम शांत हो गया। ओमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। हाँ, तुम लोग जानते हो, मैं और रेहान बचपन से साथ हैं। सीमा आंटी मेरे बचपन का हिस्सा थी। शायद इसलिए आज भी उस घर का नाम सुनते ही हाथ कांप जाते हैं। सबकी नजरें धीरे धीरे आरव पर चली गईं। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, बिना भाव, बिना डर, बस गहरी नजरों से रेहान को देखते हुए। तुम्हें अभी भी डर नहीं लगा आरव? कहानी सच्ची थी, इमोशनल भी, लेकिन डर नहीं। ठीक है, अब मैं कहानी सुनाता हूं। उसी पल बाहर से बिल्ली की लंबी खिंची हुई चीख उठी। पेड़ सरसराए, लाइट झपकी। ये कहानी एक कमरे की है, रूम नंबर 19। बिट्टू खिड़की के पास खड़ा था। शाम का संतरी धुंधल का फैला हुआ था। सामने वाले फ्लैट की खिड़की हल्की सी खुली थी और झिर्री से उसे एक लड़की दिखाई दी जो कपड़े बदल रही थी। बिट्टू की सांस अटक गई, लेकिन अगले ही पल लड़की ने मुड़कर उसे देख लिया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने धड़ाम से खिड़की बंद की। बिट्टू उछल लिया। वो बड़बड़ाया, गलती से देखा था, जानबूझकर थोड़ी। इतना था तो पहले ही खिड़की बंद कर लेती। थोड़ी अकड़ में वो कमरे में आकर बैठ गया, पर दिमाग बार बार उसी बात पर अटका रहा। ध्यान हटाने के लिए उसने फोन उठा लिया। स्क्रीन स्क्रॉल करते करते अचानक एक वीडियो उसके सामने आया। एक बहुत खूबसूरत लड़की। कमरा हल्की नियॉन जैसी रंगीन रोशनी में डूबा हुआ था। गुलाबी और नीली चमक उसके चेहरे पर पड़कर उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। लड़की धीमे धीमे लय में झूमते हुए बहकाते अंदाज में मुस्कुराई। बिट्टू का दिल उसी पल धक से रुक गया, जैसे उसकी धड़कन उसी मुस्कान में अटक गई हो। उसने तुरंत उस लड़की का प्रोफाइल खोला। नया अकाउंट, कुछ ही पोस्ट, लेकिन हर फोटो में वही अजीब सी खींच, वही बेचैनी जगाती खूबसूरती। बिट्टू ने बिना ज्यादा सोचे उसे मैसेज किया। हाय, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। 2 मिनट में जवाब आ गया। थैंक यू, तुम भी क्यूट लगते हो। बिट्टू का चेहरा खिल गया। ओहो, आज तो नसीब खुले। अगले 1 घंटे दोनों चैट करते रहे। बात हल्की हंसी मजाक से शुरू हुई, फिर थोड़ा फ्लर्ट, फिर लड़की की तरफ से पहली बार एक वॉइस मैसेज आया, उसी मधुर, धीमी, खिंची हुई आवाज में। तुम काफी अच्छे हो, तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। बिट्टू का सीना फूला नहीं समा रहा था। अगले 2 दिन तक दोनों लगातार चैट करते रहे। बिट्टू को पहली बार लग रहा था कि कोई उसे वाकई में खास समझ रहा है। तीसरे दिन रात को लड़की ने लिखा, मुझे तुमसे मिलने की चाहत हो रही है, क्या हम मिल सकते हैं? बिट्टू की उंगलियां रुक गईं। सच में? तुम्हें मुझसे मिलना है? इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? हाँ, तुम मुझे अच्छे लगे और तुम बाकी लड़कों से अलग हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो आज ही मिल सकते हैं। बिट्टू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलना है, लेकिन कहाँ मिले? होटल ग्रैंड ऑर्किड, कमरा नंबर 19, शाम 7 बजे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये पढ़कर बिट्टू की सांस जैसे भीतर अटक गई। दिल तेज धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से कार्तिक को कॉल लगाया। भाई, पट गई रील वाली लड़की और बोल रही है कि मिलने आओ। साले कहीं कोई मजाक वजाक तो नहीं? कहाँ बुला रही है? होटल ग्रैंड ऑर्किड, कमरा 19, आज ही जा रहा हूँ। पागल है, पहली बार मिल रहा है। होटल क्यों, किसी पब्लिक जगह पर मिल। भाई, लड़की खुद बुला रही है, कहती है कि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। बकवास मत कर,
मैं जानता हूं तो कितना कमीना है। चल ना, तेरे ही दोस्त की किस्मत खुली है। रात को कॉल करता हूँ, ठीक? और उसने कॉल काट दिया। रात काली थी, हवा भारी, और होटल का बड़ा सा बोर्ड अजीब तरह से चमक रहा था। बिट्टू होटल के गेट पर खड़ा होकर फुसफुसाया, देखते हैं बेबी, क्या सच में इंतजार कर रही हो? अगली सुबह कार्तिक ने नींद में ही फोन उठाया तो देखा बिट्टू के 3 मिस्ड कॉल पड़े थे। उसका दिल एक पल को अटक गया। उसने तुरंत कॉल वापस लगाया। The number you're trying to reach is switched off. ठंडी मशीन वाली आवाज सुनकर उसका माथा तड़क गया और बेचैनी हल्के हल्के डर में बदलने लगी। इस कमीने को भी मजाक करने की आदत पड़ी है। किसी लड़की के चक्कर में फोन भी बंद कर दिया। वो पूरा दिन बिट्टू का इंतजार करता रहा। अगला दिन भी न फोन न मैसेज। दूसरे दिन शाम कार्तिक को बिट्टू के माता पिता का भी कॉल आया, बिट्टू के बारे में पूछने के लिए। अब कार्तिक के अंदर कुछ सचमुच टूटने लगा। बिट्टू मजाक कर सकता है, लेकिन 2 दिन तक घर वालों से बात न करना, यह उसका स्टाइल नहीं था। उसने तुरंत गूगल खोला। होटल ग्रैंड ऑर्किड, शहर के कोने में। ठीक है, अगर बिट्टू सच में वहां गया था तो मैं भी जाकर देखता हूं। कार्तिक होटल पहुंचता है। शाम ढल चुकी थी। होटल के सामने पहुंचकर वो जम गया। सामने होटल ग्रैंड ऑर्किड था, पर वैसा नहीं जैसा गूगल में दिखा था। ये एक टूटा हुआ, काला, जला हुआ सीमेंट का कंकाल था। दीवारों पर कई टूटे हुए बोर्ड से लटकती तारें और ऊपर का साइन बोर्ड आधा टूटा हुआ। कार्तिक का दिल एक पल के लिए बर्फ हो गया। ये क्या? बिट्टू यहां आया था, इस खंडर में? उसने फिर एक बार बिट्टू के फोन पर कॉल किया। दूसरी बार कॉल लग गया। हेलो बिट्टू, साले कहाँ है तू? हेलो, मुझे बचा ले। मैं कमरा नंबर 19 में हूँ। प्लीज मुझे बचा। और उसी पल कॉल कट गया। कार्तिक ने तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन The number you are trying to reach is switched off. कार्तिक की सांस अटक गई। उसने खंडर होटल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, दुनिया बदल गई। उसकी आंखें फैल गईं। अंदर बिल्कुल वैसा ही चमचमाता हुआ होटल था जैसा उसने गूगल की फोटो में देखा था, लेकिन रिसेप्शन पर कोई नहीं, लॉबी में कोई नहीं। हर चीज है, पर कोई इंसान नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर रिसेप्शन की बेल दबाई। आवाज गूंजी, पर कोई आया नहीं। कार्तिक खुद ब खुद चलते हुए लिफ्ट तक पहुंच गए। कार्तिक बिना रुके ऊपर जाने लगा। उसकी किस्मत से लिफ्ट चल रही थी। लिफ्ट ऊपर बढ़ी। धीरे से दरवाजा खुला। कॉरिडोर में सन्नाटा था। वो चलते हुए आखिरकार कमरा नंबर 19 के सामने आकर रुक गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो कमरे के अंदर चला गया। कमरा बाहर से जितना डरावना दिख रहा था, अंदर उतना ही साधारण, बिल्कुल एक नॉर्मल होटल रूम जैसा था। साफ सुथरा बेड, सफेद चादरें, पर्दे, टेबल लैंप, सब कुछ इतना सामान्य कि कार्तिक थोड़ी देर को भ्रमित हो गया। वो कमरे की जल्दी जल्दी तलाशी लेने लगा, लेकिन बिट्टू कहीं नहीं था। वो बाहर निकलने को मुड़ा, पर दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। उसने घबराकर हैंडल खींचा। कार्तिक चिल्लाया, अरे कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, मजाक बंद करो। जो भी कर रहा है ये सब, मैं पुलिस में कंप्लेन दे चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो पुलिस यहां आएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, समझे? कुछ सेकंड खामोशी, और फिर एक लड़की की हंसी गूंजी। लाइट्स फड़फड़ाई। कमरा सफेद से नीला और फिर काला होता गया। कार्तिक की सांस तेज हो गई।
वो इधर उधर देखने लगा। कौन है? सामने आओ। हंसी अचानक रुक गई। कमरा शांत हो गया। बेड पर एक लड़की बैठी थी। लंबे बाल, झुके कंधे, चेहरा आधा परछाई में। उसका दिल उछलकर गले तक आ गया, पर उसने खुद को संभाल कर कहा, तुम ही हो ना वो लड़की जिसने मेरे दोस्त बिट्टू को धोखे से बुलाया था? मेरे दोस्त के साथ क्या किया तुम लोगों ने? तुम्हारी कोई गैंग है जो लड़कों को ऐसे फंसाती है? शर्म नहीं आती? लड़की होकर ऐसी हरकतें करती हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। वो एक भयानक चेहरा था। उसे देखते ही कार्तिक की रूह कांप गई। लड़की ने ठंडी सांस छोड़ी और बोली, लड़की होकर तुम लड़कों को बड़ा अच्छा पता है कि लड़की को क्या करना चाहिए, लेकिन तुम लड़कों की वजह से ही मैं ये सब कर रही हूं। 12 साल पहले इसी कमरे में मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखे से मेरा गंदा वीडियो रिकॉर्ड किया था, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे शहर में फैला दिया। मेरे विश्वास की, मेरे प्यार की, सबकी धज्जियां उड़ा दी उसने। लोगों ने मुझे लड़की नहीं, सामान समझा। किसी ने सोचा नहीं कि मैं भी इंसान हूं। सबने आपस में भेजा, हंसे, मजे लिए, गंदे ताने मारे और फिर रातों को चैन से सो गए। और उसी रात मैं यहीं इस पंखे से लटक गई। सब खत्म कर दिया। तभी शुरू हुआ ये श्राप। जो लड़के लड़की की इज्जत की परवाह नहीं करते, उन्हें सिर्फ वासना की नजर से देखते हैं, उनके लिए ही कमरा नंबर 19 खुलता है। और तुम क्यों आए? अपने दोस्त को ढूंढने? तुम्हें भी मैं उसी के पास भेजूंगी। मतलब बिट्टू वो नहीं रहा? हाँ, और तुम भी नहीं रहोगे। मैं अपने दोस्त को ढूंढने आया था। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मुझे कैसे मार सकती हो? प्लीज मुझे जाने दो। मेरा तुम्हारी मौत से कोई संबंध नहीं है। सही कहा। तुम्हें मैं एक मौका दूंगी। भाग सको तो भाग जाना। अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम भी यहीं रह जाओगे, बाकियों की तरह। कमरा फिर सामान्य दिखने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। कार्तिक दरवाजे की ओर झपटा और पीछे से वही लड़की की डरावनी हंसी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे से कदम बाहर रखा, होटल बदल चुका था। चमकती दीवारें अब काली पड़ चुकी थी। वॉलपेपर सड़कर नीचे छूट रहा था। लाइट बल्ब पीले होकर टिमटिमा रहे थे। पूरा कॉरिडोर एक बदबूदार धुएं से भरा था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं। उसने फोन ऊपर उठाया और हर तरफ झटकता रहा। प्लीज प्लीज नेटवर्क आ जा। अचानक एक छोटा सा सिग्नल बार उभरा। कार्तिक तुरंत एक नंबर मिलाता है। हेलो हेलो पुलिस, मैं होटल ग्रैंड ऑर्किड में फंसा हूं, रूम 19। प्लीज जल्दी। और कॉल कट गई। अचानक कॉरिडोर के दूसरे कमरों से धीमी रोने की आवाजें आने लगी। आवाजें बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई हर कमरे में हो, लेकिन हर जगह खालीपन। कार्तिक हाफता हुआ लिफ्ट के पास पहुंचा। लिफ्ट बंद। शिट शिट, सीढ़ियां। वो दौड़ता हुआ स्टेयरकेस की तरफ गया। उसने ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचकर मुख्य दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। उसकी सांस फूलने लगी थी, लेकिन वो होटल का बाहर नहीं था। वो केवल एक और कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक लड़की की लाश छत से लटक रही थी, सड़ी हुई, नीली पड़ चुकी। कार्तिक की उंगलियां सुन्न हो गई।
उसने पीछे हटने की कोशिश की। लाश की आंखें खुल गई। धीरे, बहुत धीरे वो मुस्कुराई। मिल गया। नहीं, नहीं। और वो फिर से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन थकान के कारण उसका पैर फिसल गया। वो जोर से गिरा, कोहनी छिल गई, पीठ में तेज दर्द उठा। और तब उसने देखा सीढ़ियों पर लड़की उल्टे शरीर के साथ घुटनों पर झुककर रेंगते हुए नीचे आ रही थी। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे, गर्दन टेढ़ी, आंखें चमकती हुई काली। हर रेंगने पर कच कच की गीली आवाज आ रही थी। कार्तिक की रीढ़ में बर्फ दौड़ गई। वो धीरे धीरे कार्तिक के ठीक सामने आई। भाग क्यों नहीं रहे? अगली सुबह 6:40 स्थानीय पुलिस को एक कॉल रिकॉर्ड मिला, जिसका लोकेशन एक पुराना सुनसान खंडर दिखा रहा था। पुलिस पहुंची। अंदर कमरा नंबर 19 की टूटी छत से कार्तिक और बिट्टू की लाश लटक रही थी, ठीक उसी तरह जैसे आर्या की लाश 12 साल पहले लटकी थी।